नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। के बीच केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है, लेकिन किसान इससे अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डीजल, खाद, दवा और बीज के दाम लगातार बढ़ने से फसल की लागत ज्यादा हो गई है, जबकि उसके मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। एक वर्ष में डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है 1 लीटर पर 15 रुपए। गेहूं में 1 किलो पे बढ़ोतरी हुई है 50 पैसे। कहाँ 50 पैसे, कहाँ 15 रुपए, तो 30 गुना बढ़ोतरी हो गई डीजल में। किसान संगठनों का कहना है कि उपज की पूरी लागत को शामिल कर एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से किसानों को उपज की लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल पा रहा। साफ है कि फसल की पूरी लागत के मुकाबले एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, खरीफ की जिन 16 फसलों का एमएसपी तय किया गया है, उनकी खरीद नहीं होने से किसान उपज को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। वृद्ध आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे ये हैं ईश्वर प्रसाद। ईश्वर का दिया इनके पास सब कुछ था, अच्छा खासा व्यवसाय, लाख रुपए महीने से ज्यादा की कमाई, लेकिन ईश्वर प्रसाद अपने कलयुगी बेटों के शिकार बन वृद्ध आश्रम पहुंच गए। 2018 में अंधा हो गया। अब कमा कर देने लायक उनको रहा नहीं। मैं तब मेरे साथ ये चीज पैदा हुई है। बड़े घर में रहने वाले और आरओ का अपना व्यवसाय करने वाले ईश्वर प्रसाद अब इस छोटे से कमरे में अपने जैसे कई लोगों के साथ जिंदगी का बचा हिस्सा काट रहे हैं। हालांकि घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने पहले ईश्वर प्रसाद के बेटों को समझाया और ना मानने पर बुजुर्ग पिता के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ईश्वर प्रसाद का वक्त तो वृद्ध आश्रम में किसी तरह से कट जा रहा है, लेकिन सूनी आंखें आज भी अपने घर का रास्ता तलाश रही हैं। हाथों में कैंडल, बैनर और चेहरे पर ये नाराजगी साफ बयान कर रही है कि मरुधरा भी हाथरस की निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म पर बेहद नाराज है। जी हाँ, ये गूंज साफ कह रही है कि हाथरस में जो हुआ वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग एक छोटा सा कैंडल मार्च निकाला है। हम अपने पूरे ताकत से उसको न्याय दिला के ही मानेंगे, तभी हम चैन से बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। यूपी की हाथरस की निर्भया के लिए भरतपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से चारों दरिंदों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी फांसी की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक हाथरस की निर्भया को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। रंग बिरंगी तितलियां कुदरत का नायाब तोहफा है, जिसे देख हर किसी का मन पुलकित हो जाता है। इन तितलियों को गिनने, समझने और संरक्षण के लिए देश भर में बिग बटरफ्लाई मंथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे के पेशे से टीचर तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार ने नई तितली की खोज में अहम भूमिका निभाई है। मुकेश ने नई प्रजाति की तितली की तस्वीर बटरफ्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजी, जहां 6 साल तक नई तितली पर रिसर्च के बाद ऐलान किया है कि ये देश की 1328वीं तितली है। मुकेश पवार ने अब तक 111 प्रजातियों की तितलियों को पहचाना है और इनमें से 82 प्रजातियों की तितलियों की लाइफ साइकिल की स्टडी की है। बिग बटरफ्लाई मंथ के दौरान प्रदेश में 3 नई प्रजाति की तितलियों की खोज की गई, जिससे मरुधरा को राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ है।
चलिए राजस्थान की खबरों के बाद अब बात देश भर की अहम खबरों की। बाबरी केस में 28 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के आते ही आडवाणी और जोशी के घरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। यहाँ हम आपको बता दें कि जज एसके यादव ने 2000 पन्नों का फैसला देते हुए कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ सबूत ही नहीं जुटा पाई। इस केस में कुल 48 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। फैसला सुनाने वाले जज आज ही रिटायर हो रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 लाख मोबाइल। जी हाँ, 10 लाख मोबाइल। जितना सुनकर आप चौंक रहे हैं उतना ही पुलिस भी हैरान है, वो भी एमपी और आंध्र प्रदेश की। दोनों राज्यों की टीम ने इस मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एक ट्रक से 10 लाख मोबाइल जब्त किए हैं। इस गिरोह से हमने लगभग 15 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं, जो हमारी देवास पुलिस की टीम ने आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम के सहयोग के साथ जब्त किए हैं। अभी इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है हमने। पुलिस की ज्वाइंट टीम ने चोरी के मोबाइल के साथ 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग दूसरे राज्यों के चोरी के मोबाइल को बेच दिया करते थे। ये 15 दिन से पूरे कंजर का टीम जो भी इन्वॉल्व है हमारे जो डकैती लूट में, उन लोगों को पूरा बाय नेम हम लोग पूरा आइडेंटिफाई किया है, अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उनके पोजीशन में और एक रिसीवर के पोजीशन में पूरा 7 करोड़ का माल बरामद किया। दोनों राज्यों की पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और पकड़े गए आरोपियों से इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। महात्मा गांधी जैसे दिखने वाला ये बच्चा किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आया, बल्कि ये कोरोना से लोगों को जागरूक कर रहा है। 10 साल के इस मासूम बच्चे ने महात्मा गांधी का रूप धारण किया और खुद का कोविड टेस्ट करवाया। इसके साथ ही समाज को संदेश भी दिया कि टेस्ट इज बेस्ट। मैंने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है, आप भी कराए और इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट कराएंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा। इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन राजकोट की फ्रीडम युवा संस्थान ने किया। ये संस्था हर साल गांधी विचार यात्रा के साथ रैली निकालती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रैली को मंजूरी नहीं मिली, इसलिए संस्था ने कोरोना को लेकर गांधीगिरी का तरीका अपनाया। गांधी जी देशवासियों को टेस्ट से घबराने का नहीं और टेस्ट करके ये कोरोना की चेन को तोड़ने का संदेश इस तरह से देना चाहते हैं। ये हमारा इस साल का मैसेज होगा। छोटे से गांधी और कस्तूरबा ने तो अपना टेस्ट करवा लिया, अब बारी आपकी है। आप भी अपना कोरोना टेस्ट करवाइए। भारत से कोरोना को भगाने में अहम भागीदारी निभाइए। नेपाल की गुजारिश पर धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला रात 12 बजे खोला गया, वो भी सिर्फ 30 मिनटों के लिए। नेपाल से एक बच्ची को अपना इलाज करने पिथौरागढ़ आना था और ये पुल ही एकमात्र रास्ता है जो पिथौरागढ़ को जाता है। दोनों देशों में सहमति बनी और पुल को 30 मिनट तक खोलने का फैसला लिया गया। नेपाल के प्रशासन से वार्ता की गई और ब्रिज को ओपन किया गया। ब्रिज को ओपन करने पर जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग रोजगार के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए और स्कूलों में पढ़ने के लिए आए और इसी प्रकार यहाँ से भी जो है काफ़ी लोग जो है नेपाल गए, जो कि वहाँ पर अपना जो है घर वगैरह था उनका, वो नेपाल के ही रहने वाले थे, वह लोग अपने घरों में सुरक्षित वापसी किए। भारतीय प्रशासन ने बेटी के रिश्ते को कायम रखते हुए पुल को खोल दिया, जिससे बीमार बच्ची के परिजन बेहद खुश नजर आए।
नेपाल में कोई व्यवस्था नहीं था, तो आपको अब इंडिया से जाना है, यानी पिथौरागढ़ इलाज कराएंगे आप। पुल खुला तो कुछ नेपाली लोग नेपाल गए और कुछ नेपाल से भारत भी आए। कहते हैं कि जब दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। वाराणसी के नारायणपुर गांव के कुछ युवाओं ने अपनी किस्मत अपने हाथ लिखी है। अब गांव के ये युवा समाज के लिए एक नजीर बन गए हैं। जी, मैं पढ़ाई करके मैं टीचर बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग करने की सोच थी कि मुझे कुछ अलग करना है, खेती की तरफ करना है। तो फिर मुझे उदयदेव समिति कृषि उद्यम के माध्यम से मोती की खेती के बारे में पता चला और फिर मैंने उसके लिए प्रशिक्षण किया और फिर मैं आज मोती की खेती कर रहा हूँ। हमारा पूरा ध्यान उन सभी तरह की खेती की तरफ है जिसमें जमीन की जरूरत कम हो और बाकी रिसोर्सेज भी कम लगे। पढ़े लिखे इन युवाओं ने नौकरी छोड़ गांव में मोती उत्पादन और मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। तीनों ने पहले खेती की बारीकियां सीखी और घर में कृत्रिम तालाब बनाकर मोती बनाने का कारोबार शुरू किया। मुझे ये व्यवसाय शुरू करे 1 साल हो गया है और बिल्कुल इसमें जो अभी चीजें जो हमें खुद प्रशिक्षण के दौरान खुद पता नहीं था कि इतनी सारी जानकारी जो काम करने के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने खुद यहाँ पे मौन पालन करके सीखा। 50,000 से शुरू हुआ इनका व्यवसाय आज 3 लाख तक पहुँच गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग को साकार करती ये है अनंतनाग की तबिश। अनंतनाग की तबिश ऐसे तो MBBS की स्टूडेंट है, लेकिन ये पहचानी जाती है अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए। खास बात ये है कि तबिश ने पेंटिंग्स बनाने के लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है और बचपन के शौक ने आज इन्हें कलाकार बना दिया। आई एम एन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है, मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, तो मैं बचपन से कार्टून्स बनाना स्टार्ट करती थी या बुक्स पे भी जो भी होते थे पिक्चर्स वो बनाती थी। शुरुआत में तबिश ने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर मिली अच्छी प्रतिक्रिया से तबिश का शौक जुनून में बदल गया। बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था, बट इन 2016 मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, तो मुझे उस टाइम अभी कॉलेज नहीं हुआ था स्टार्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था उस टाइम, तो मैंने उस टाइम पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया और वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट की सोशल प्लेटफॉर्म्स में। नाइस रिस्पॉन्स था, तो उसके बाद मुझे आया कि मैंने पहचाना कि मेरा क्या पैशन है। अपने शौक पूरा कर खुद पर फक्र करने वाली तबिश अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नजीर बन गई है। कई महीनों से लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे घाटी में भी रौनक लौटने लगी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी जो गेम बंद हो गई थी वो आज हम टूर्नामेंट पुंछ में खेलने आए हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम निकाली टूर्नामेंट वॉलीबॉल का। हमारी टीम आई है इधर, हम पुंछ में इधर हमें खेलने का स्पोर्ट्स ने हमें बहुत मौका दिया। हमें काफ़ी अरसे से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, घर में बैठे बोर हो रहे थे, इसी की वजह से हमें इधर खेलने के लिए मौका दिया। हमें बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट में खेल के। इस मौके पर पुलिस अधिकारी रमेश ने युवाओं की तारीफ की और कहा कि इस टूर्नामेंट से लोगों को कोरोना से बचाव के साथ साथ इन खेलों को जारी रखने का संदेश दिया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और तारिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो कोविड-19 में जो पूरी तरह ठप हो गई थी उसको फिर से रीस्टार्ट किया है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद सभी युवा खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए और अब सभी स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। प्रसिद्ध गीतकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने न्यूज 18 की वेबसाइट पर एक लेख लिखा, जहां उन्होंने बॉलीवुड को मौजूदा मुश्किलों के उबरने के उपाय बताए हैं।
अपने लेख में प्रसून जोशी ने दावा किया है कि उनके उपायों से न सिर्फ बॉलीवुड को संक्रमण काल से निकलने में मदद मिलेगी, बल्कि वर्तमान सिनेमा को समृद्धि भी हासिल होगी। और अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ना तय है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के भारी विरोध के बावजूद चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा ठोक दिया, जिसके पीछे उसने ऐतिहासिक कारणों को आधार बताया। चीन ने यह दावा उस वक्त किया है जब अमेरिका की फौज दक्षिण चीन सागर में तैनात है। चीन के विदेश मंत्रालय के इस दावे को अमेरिका ने खारिज करने में भी देर नहीं लगाई। अमेरिका ने चीन को 2016 का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी याद दिला दिया। इस फैसले में चीन के दावे को खारिज किया गया था और ये साफ किया गया था कि इस दावे के लिए चीन के पास कोई सबूत नहीं है। तनाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन और अमेरिका की फौजें भी दक्षिण चीन सागर में तैनात हैं। दक्षिण चीन सागर चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, इसलिए चीन किसी भी सूरत में उस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब चीन के इरादों को अमेरिका समेत पूरी दुनिया जान चुकी है। ऐसे में चीन की यह हरकत बड़ी जंग की वजह बन सकती है। अजरबैजान ने हमले के वीडियो जारी कर आर्मेनिया की एक पूरी रेजिमेंट को बर्बाद करने का दावा किया। इन वीडियो में अजरबैजान की तोपें दुश्मन पर आग उगलती नजर आईं। गोलाबारी के अलावा अजरबैजान की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे गए। अजरबैजान ने आर्मेनिया के तोपखाने को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले भी किए। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि इन हवाई हमलों में तुर्की के ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन हवाई हमलों में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिक मारे गए। यही नहीं, तुर्की की तरफ से वहां अपने लड़ाके भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई। दोनों देशों की इस लड़ाई में तुर्की के उतरने से वहां बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर के दफ्तर तक एक मार्च निकाला जिसमें कई रेस्टोरेंट मालिक, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। कोरोना संकट की वजह से वहां के रेस्टोरेंटों में क्षमता से 1/4 यानी सिर्फ 25% ग्राहकों को ही अंदर बैठकर खाने की मंजूरी दी गई, जबकि ये लोग 50% ग्राहकों को प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं। अपनी नाराजगी जताने के लिए कुछ लोग कंधों पर एक ताबूत उठाकर मार्च करते नजर आए, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही वक्त में उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। वो लोग हाथों में कई तरह के पोस्टर और तख्तियां भी पकड़े नजर आए, जिन पर उनका काम धंधा बचाने की अपील वाले नारे लिखे दिखे। प्रदर्शन में शामिल कई बच्चे भी अपने हाथों में पोस्टर थामे नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। लगभग 1 महीने से लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो बुझने के बजाय और भड़कती चली गई। वहां से कई ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की तेज लपटों और धुएं में घिरा नजर आया। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और लपटों और धुएं की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। ऐसे हालात में भी कई विमान आग की लपटों के बीच आसमान से पानी और केमिकल की बौछार करते दिखे। कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगल को बचाने के लिए 1500 दमकल कर्मी दिन रात डटे हैं, लेकिन मौसम उनके सामने बड़ी चुनौती बन रहा है। So every day the guys are battling. They spend half their day battling spot fires and not forward advancing. ये आग अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई गई, जिसने कुछ ही वक्त में हजारों एकड़ की हरी भरी जमीन को बंजर बना दिया। सिर्फ जंगल ही नहीं, ये कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल चुकी है और किसी को नहीं पता कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से लगातार भड़क रही आग से कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से धधक रहे हैं। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बेकाबू आग के सामने सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही। लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में एम्बुलेंस सेवा देने वाली संस्था ने एक जेट सूट बनाने वाली कंपनी से टाई अप किया। सामने आई तस्वीरों में जेट सूट के इंजन से आग निकलती दिखी और अगले ही पल आंखों के आगे साइंस फिक्शन फिल्म का सीन शुरू हो गया। जेट सूट पहना आदमी हवा में उड़ने लगा। उसने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी कि मुश्किल सफर सुहाना हो गया। पहाड़ी और झील पार करते करते वो आदमी घायलों के पास पहुंच गया। It's absolutely astounding how quickly we're going to be at somebody's side that needs us. वैसे तो पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते को पार करने में आधा घंटा लगता है, लेकिन जेट सूट पहनकर वो आदमी महज 90 सेकंड में ही वहां पहुंच गया। नेशनल पार्क में हर जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचना मुमकिन नहीं है। ऐसे में दावा है कि जेट सूट पहनकर स्वास्थ्य कर्मी तुरंत घायलों के पास पहुंच पाएंगे और इससे उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। रूस की राजधानी मॉस्को में मोटरसाइकिल सीजन खत्म होने पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 3000 लोगों ने बाइक रैली निकाली और मॉस्को की सड़कों पर बाइकें ही बाइकें नजर आईं। कुछ मोटरसाइकिलों पर तो रूस का झंडा भी लगा दिखा।
कोरोना के बावजूद बाइक परेड की रौनक फीकी नहीं पड़ी। उसे देखने के लिए सड़क किनारे लोग उमड़े नजर आए और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। कार्यक्रम में मॉस्को की ट्रैफिक पुलिस ने करतब दिखाने शुरू कर दिए। एक नजारा देखकर तो लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ट्रैफिक पुलिस की 2 गाड़ियां सिर्फ 2 टायरों पर चलती नजर आईं। खतरनाक स्टंट का सिलसिला यही नहीं थमा, इसके बाद बाइक सवारों ने भी कारनामे दिखाए। मॉस्को में हर साल मोटरसाइकिल फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में बाइक परेड निकाली गई और धूमधाम से जश्न मनाया गया। छोटा सा गोल्ड मेडल उस चूहे के गले में टंगा हुआ भी नजर आया, मगर इतनी बड़ी उपलब्धि से बेखबर चूहा अपनी ही धुन में मगन दिखा। वो खतरे से बेपरवाह एक इलाके में मिशन पर डटा नजर आया। वो बारूदी सुरंगों की खोज में इलाके का चप्पा चप्पा छानता दिखा। इनाम पाने वाला चूहा अफ्रीकन जायंट पाउच रैट प्रजाति का चूहा है, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। अपनी इस ताकत से वो विस्फोटकों के केमिकल का पता लगा सकता है और फिर चूहे के हल्के वजन की वजह से बारूदी सुरंग पर चलते वक्त धमाके का डर भी नहीं रहता। इतना ही नहीं, चूहा महज आधे घंटे में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके को साफ कर सकता है, लेकिन इसी काम में मेटल डिटेक्टर को 4 दिन लग जाते हैं। बताया गया कि चूहा पिछले 7 साल में 39 बारूदी सुरंगों का पता लगा चुका है और ऐसा करके उसने कई जिंदगियां बचाई हैं। ऑस्ट्रेलिया के टस्मेनिया में पिछले 1 हफ्ते से रेत में फंसी 470 व्हेल में 108 को ही बचाया जा सका। ये व्हेल समंदर के बीच एक जगह जमी रेत में फंस गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 108 व्हेल की जिंदगी बचा ली गई, जबकि 390 व्हेल को कई कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। सैकड़ों मरी हुई व्हेल लहरों और किनारों पर पड़ी दिखाई दी, जबकि कई के शरीर रेत में ही फंसे रह गए। व्हेल की इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों के बाद उन्हें वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू से जुड़े कई लोग एक नाव से समंदर में उस जगह पहुंचे जहां ये व्हेल फंसी थी। इसके बाद उन्हें रस्सियों से खींचकर नाव तक पहुंचाया गया। बताया गया कि समूह में तैरने के अपने स्वभाव की वजह से ये व्हेल सैकड़ों की तादाद में रेत में फंस गई थी। वो वहां करीब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक फंसी रही। हालांकि उन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वो दम तोड़ती गईं। इन व्हेल को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। रेस्क्यू शुरू होने से पहले तक कई व्हेल मर चुकी थीं और ऑपरेशन के दौरान भी ज्यादातर मर गईं। सिर्फ 108 व्हेल को ही बचाया जा सका। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।